नमस्कार आप सबको। प्रिय 130 करोड़ देशवासियों, 130 करोड़ माइनस 19% देशवासियों, आप सबको पंचायती राज दिवस की बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी का ग्राम पंचायतों से संवाद आपने सुन लिया होगा, नहीं तो थोड़ी देर पे आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे वो पॉपअप होने लगेगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसा उन्होंने कहा कि ग्राम सबल, ग्राम पंचायत सबल तो लोकतंत्र सबल। बिल्कुल सही बात है। 1959 में नेहरू जी ने इसी भावना को समझते हुए पंचायती राज व्यवस्था लागू की, जिसे 1993 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन मोदी जी ने बताया कि 5-6 बरस पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ये ब्रॉडबैंड से हमने जोड़ा है और इस व्यवस्था को मजबूत किया। जाहिर सी बात है, ब्रॉडबैंड और तकनीकी से जोड़ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ने का श्रेय भी किसी को जाता है। इसके अलावा 80% भाषण एज यूजुअल देवनागरी लिपि में था, दादी नानी के नुस्खे के साथ। उसकी भाषा और शब्दावली भी उसी प्रकार की थी। त्याग, संकल्प, शक्ति, एक रूपता, दुनिया हमें देख रही है, 2 गज का पालन, एज यूजुअल। मतलब आई डोंट थिंक कि उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट था। जो रेस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आई वुड लाइक टू डिस्कस इट। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, उन्होंने 2 ऐप्स का जिक्र किया, जो ई ग्राम स्वराज ऐप, इसके माध्यम से ग्राम पंचायतों को सबल करना, पारदर्शिता इत्यादि। दूसरा, उन्होंने स्वामित्व कोई बताया उन्होंने कि ड्रोन के माध्यम से मैपिंग होगी और स्वामित्व प्राप्त होगा। हमारे पास चकबंदी की व्यवस्था पहले है। अगर हम एक निर्धारित शुल्क जमा करते हैं तो पैमाइश होती है, लेकिन खैर ये थोड़ा सुनने में ग्लैमरस है एज पर ड्रोन एंड ऑल। लेकिन जहाँ तक पारदर्शिता की बात है, ग्रामीण की जो मुख्य समस्याओं को मैं समझ रही थी कि वो जिक्र करेंगे, तो उसमें अशिक्षा या भूखमरी या ग्रामीणों का पलायन या किसानों की आत्महत्याएं या राशन वितरण में होने वाली धांधली, या अभी जो गेहूं की खरीद का मूल्य निर्धारित हुआ है उससे जो 150-200 रुपये कम किसानों को प्राप्त हो रहा है, या जो 100 कुंटल से ज़्यादा गेहूं बेचना चाह रहे हैं उनके लिए जो ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था है, उससे संबंधित कोई बात नहीं हो पाई। और भी जो गांव की तमाम अन्य समस्याएं हैं, जैसे सरकारी योजनाओं तो गांव के पास बहुत पहले से हैं, मगर उन योजनाओं को अवेल करने के लिए ग्रामीण स्तर पर जो दलाल सक्रिय हैं, उससे जुड़ी भी कोई बात नहीं हुई। जो वर्तमान सत्र चालू पेराई 12,000 करोड़, कल गांव कनेक्शन की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 12,000 करोड़ जो गन्ना का भुगतान बकाया है, उससे संबंधित भी कोई बात नहीं हुई। बाकी छुआछूत, सांप्रदायिकता और स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि बहुत सारे विषय थे। लेकिन खैर, ये ड्रोन और जो ई ग्राम ऐप, तो ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से कोई ऐसा ऐप भी बनाना चाहिए जिससे डाउनलोड करते ही रोटियां प्राप्त हो जाएं। क्योंकि मैं जो देख पा रही हूँ, 2,40,000 ग्राम पंचायतें भारत में है, जिसमें 70% आबादी निवास करती है। और जो मेरे पास मेल्स भी बहुत सारे आए हैं, जो मैंने खुद भी देखा, उसके तहत बहुत भारी मात्रा में पलायन की समस्या गांवों में है। और इस वक्त अगर हम वर्तमान को देखते हैं, तो अभी बदायूं में सर्वर डाउन होने की वजह से 3 घंटे में सिर्फ 11 लोगों को राशन मिला और एक महिला की उसमें मृत्यु हो गई। तो ब्रॉडबैंड लाए हैं या 6 वर्ष में मजबूत किया है, जो भी किया है, पारदर्शिता ला रहे हैं, ऐप ला रहे हैं, धरातल पर इसका एग्जीक्यूशन जो किया है वही नहीं हो पा रहा है, तो आगे क्या करेंगे अब आई डोंट नो। तो कुल करीब 57 मिनट में जो बात हुई, उसमें ग्रामीणों के भोजन, ग्रामीणों के पलायन, ग्रामीणों के स्वास्थ्य और ग्रामीणों को राशन वितरण, या ग्रामीणों, मतलब उसमें कुछ ऐसा था नहीं 80%। इसके अलावा उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें और करी, आई वुड लाइक टू। एक तो उन्होंने टीकाकरण का श्रेय लिया। तो टीकाकरण 1948 में BCG वाला, उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस, उसके बाद इंडियन पीडियाट्रिक्स एसोसिएशन का एक आर्टिकल है 50 years ऑफ इम्यूनाइजेशन। मुझे लगता है कि वो मुफीद रहेगा पढ़ना। दूसरा, उन्होंने टीकाकरण के अलावा कुपोषण का भी उन्होंने जिक्र किया या क्रेडिट लिया, वॉटेवर। 1993 में नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी महिला एवं कल्याण बाल विकास मंत्रालय से जोड़कर बराबर योजनाएं रही हैं। देखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाषण से, बट मैं समझती हूँ कि जो विरासत है वो सम्मिलित है। अगर उस पर कोई वर्चस्व या एकाधिकार करने का प्रयास करता है, तो ये एक प्रकार का अतिक्रमण है। और 20, 25, 30, 40, 50, 60 बरस की जो योजनाएं हैं, आप इन्हें इतिहास नहीं कह सकते। तो ठीक है, 2014 के बाद बहुत तरक्की हुई है, योजनाओं के नाम बदले गए हैं, लेकिन मैं
मैं समझती हूँ कि ग्रामीण पंचायती राज दिवस पर नहीं श्रेय देना चाहिए था, तो कम से कम सत्य तो कहना चाहिए था। तो मैं थोड़ा असहमत हूँ प्रधानमंत्री जी के संभाषण से। इसके अतिरिक्त उसमें कुछ बहुत विशेष जिक्र करने योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी अनुरोध तो किया जा सकता है कि राशन वितरण में होने वाली धांधली और गरीबों को भोजन सुनिश्चित हो। कोरोना संकट के चलते अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान है तो वो हमारे कामगार और मजदूर और प्रवासी जो ये बाहर से सब आ रहे हैं। भोजन की बहुत समस्या है। अभी बेगूसराय में जो डेथ हुई राम महतो, पोस्टमार्टम में उसके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं था। अब ये लोग कौन सा ऐप डाउनलोड करेंगे, आई डोंट नो। दूसरा जो है महत्वपूर्ण बात, जो प्रश्न आया है उसी पर रहते हैं। दूसरा, सब लोगों ने बहुत आग्रह किया है, पत्रकारिता जगत के हमारे दीपक कलाल, माननीय आदरणीय श्री अर्नब गोस्वामी जी, तो गूगल के प्राप्त जानकारी के आधार पर 2017 में उन्होंने एक चैनल बनाया है। राजीव चंद्रशेखर कर कोई भाजपा के सांसद हैं, उनका वो चैनल है, नाम रिपब्लिक टीवी है। हालांकि नाम तो नहीं सही है, अल जजीरा होना चाहिए था। नहीं, माचिस के डिबिया में इतना शोर। तो बहुत उनका कहना है कि वो बहुत प्रख्यात पत्रकार हैं, उनका प्राइम टाइम शो है, उनकी बात का बहुत वजन है। तो पिछले 6 महीनों के मैंने उनके डिबेट्स को एक मोटा मोटा एनालाइज किया। तो वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी और तबलीगी जमात और पालघर लिंचिंग और 370, मतलब सांप्रदायिक भावनाओं के इर्द गिर्द ही उनके थे। उनका कोई भी डिबेट जीडीपी या अर्थव्यवस्था या युवाओं के रोजगार या महिलाओं की सुरक्षा या धरातल पर मुद्दे या बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं या कोरोना की जांचें या पीपीई किट्स या वेंटिलेटर, ऐसी किसी भी विषय पर उनका कोई डिबेट मुझे नहीं प्राप्त हुआ 6 महीने के आधार पर। लेकिन वो कहते हैं कि वो बड़े पत्रकार हैं। दूसरा, मैंने उनका पिछले 12-15 दिनों का उनकी व्यूअरशिप को ऑब्जर्व किया। रिपब्लिक टीवी जो वो उनका प्राइम टाइम डिबेट है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, तो 44,000, 55,000, 48,000 लोग लगभग उन्हें प्रतिदिन देखते हैं। सो 135 करोड़ के देश में अगर 44 से 55,000, 65,000 लोग कोई डिबेट डेली देखते हैं, तो इसका तात्पर्य हुआ कि 0.0037% जो है वो उनका दर्शक वर्ग है। 0.0037%, इतना विराट दर्शक वर्ग जिस पत्रकार का है, उस पत्रकार पर हमला, तो लोकतंत्र पे हमला है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ये एनएसए अजीत डोभाल जी को देखना चाहिए, या लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन की कोई साजिश हो सकती है, और उनकी वाई श्रेणी की सुरक्षा को बढ़ाकर Z+ कर देना चाहिए। क्योंकि वाई श्रेणी आप समझते हैं ना, जो कपिल मिश्रा को मिली थी दिल्ली के दंगों में, हाँ, तो वो धरती पे दंगा करते हैं, ये हवा में दंगा करते हैं। मगर इनके चेहरे पे बहुत भय दिख रहा था। जो वीडियो उन्होंने बताया कि जो है वाई श्रेणी वालों ने रोका, 2 लड़के बाइक से थे, वो किस संगठन से जुड़े हैं, उनको किस पार्टी की अध्यक्षा ने भेजा है, ये बताने के लिए वो रुके, उसके बाद वो चले गए। जो लोग दिन भर लोगों की भीड़ में भय पैदा करते हैं, उन लोगों के लिए, जो सब्जी बेचते हैं, जो कारीगर हैं, जो बुनकर हैं, जो श्रमिक हैं, जो छोटे छोटे उद्योगों में काम करते हैं, जिन्हें भीड़ से मारे जाने का खतरा है, और जो समाज में इस जहर को बोते हैं, जिनके पास Y+ की सुरक्षा है, उनको इतना डर। आपको क्या डर है? आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। लेकिन फिर भी सरकार को इनकी सुरक्षा गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी कितनी प्रतिष्ठा है? 0.0037%। इससे ज्यादा तो हमारा खेसारी लाल पॉपुलर है। निरहुआ बहुत बड़ा सुपरस्टार है, तो क्या अमिताभ बच्चन हो जाएगा? सपना चौधरी जी लोक नृत्यांगना है। नोरा फतेही का अपना एक क्लाइंटेल है। तो देयर इज अ बेसिक क्लास डिफरेंस बिटवीन द पीपल। तो जो टिप्पणी उन्होंने जिस पर की, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि उससे योग्य ये व्यक्ति नहीं है कि समकक्ष रह के उस टिप्पणी का कोई बचाव किया जाए। हाँ, मेरे लिए एक चिंता है। मुझे ये चिंता है कि हम लोग मेहनत करते हैं, महिला हैं, काम करते हैं, तो एक ऐसी महिला जो 52 वर्ष से भारत की बहू है। देखिए, हमारे हिंदू में अगर एक बार अग्नि के चारों तरफ सप्तपदी श्लोक के अंतर्गत हमने विवाह हो गया, तो फिर वो स्त्री अगर वामांग आ गई, तो फिर उसका कुल, उसका गोत्र, उसके धर्म, उसकी जाति पर उंगली उठा रहा है, तो फिर उसको तो पहले वो धर्म का अध्ययन करे। अगर कन्या एक बार वामांग हो गई, तो फिर वो पुरुष में समाहित है, वही उसकी पहचान है। दूसरी चीज, 2004 में फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया की ताकतवर महिलाओं में शुमार किया। 2012 में टाइम मैगजीन ने उनको अपने
मुखपत्र पे रखा। दुनिया की इन्फ्लुएंशियल महिलाएं जैसे मिशेल ओबामा, जैसे कोंडाजेला राइस, जैसे जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल, ऐसे लोगों में जिस महिला का नाम रहा, जिसे दुनिया की पत्रकारिता ने, आईटी सेल ने नहीं, सन, डेली मिरर, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, दुनिया की वैश्विक मीडिया जो प्रायोजित नहीं होती है, उसने उन्हें संत कहा जब प्रधानमंत्री पद का त्याग किया। क्योंकि कोई पुरुष तो प्रधानी नहीं छोड़ सकता है, प्रधानमंत्री पद तो बहुत बड़ा होता है, ये कोई महिला ही कर सकती है। तो वैश्विक मीडिया ने जिसे संत की उपाधि दी, अगर ऐसी महिला पर कोई ओछी 2% की, जिसकी व्यूअरशिप 0.0037% है, अगर इस टिप्पणी को करता है, तो ये मतलब ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि हम लोग जो इतनी मेहनत करते हैं, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी सी ग्रेड चीप क्लास का आदमी कभी भी उंगली उठा देगा तो ये आधी आबादी की अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह है कि दुनिया की ताकतवर महिलाओं में शुमार होने के बाद भी सस्ती मानसिकता के लोग आपके इर्द गिर्द, ऐसा तो ये बड़ा दुखद है। इससे ज़्यादा मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगी। तीसरा जो है, बहुत ख़ास जो क्वेश्चंस आए हैं, बस मैंने वही इन्वॉल्व किए हैं। उनका डिबेट्स आप लोग मत देखिएगा। जैसे खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट होता है ना, कि प्रतिरोधक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें लगता है उत्तेजक दवाइयों का इस्तेमाल करके जो है वो डिबेट करते हैं। लेकिन टीआरपी के लिए ऐसा होता है। आप जैसे देखिए आईपीएल है, बहुत बड़ा इवेंट है, कोको, पेप्सी, वीवो उसको स्पॉन्सर करते हैं। बट जो देखिए सी ग्रेड आर्टिस्ट होते हैं, सपोज पूनम पांडे है, शर्लिन चोपड़ा है, राखी सावंत है, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो एक अनाउंसमेंट, कोई वल्गर अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जो है अगर कोहली इतने छक्के मारेगा तो हम ऐसा करेंगे। उससे क्या होता है कि जो उनका एक क्लास है, उनकी जो पोर्नोग्राफिक एरोटिक वेबसाइट्स हैं, वो ट्रैफिक डाइवर्ट होके उनकी वेबसाइट्स पर चला जाता है। तो उनको इससे थोड़ा सस्ती लोकप्रियता और टीआरपी के लिए लोग ऐसा करते हैं। तो ऐसे लोगों को एकदम गंभीरता से ना लिया जाए। सीता माता पे धोबी ने सतयुग में आरोप लगा दिया था, तो ये सब कलयुग के धोबी हैं। डोंट टेक देम एज जर्नलिस्ट, अवॉइड देम, बाइकआउट देम एंड डोंट रिप्लाई टू देम, राइट। तीसरा जो सबसे ज्यादा बात कही गई है वो है, मैम आपने पालघर की लिंचिंग पे कुछ नहीं बोला। देखिए मैंने पिछले डिबेट में पालघर की लिंचिंग पर बोला था, उससे ज्यादा बोलने का कोई प्रश्न नहीं है। अभी 2018 में स्वामी सानंद सरस्वती जी की जो गंगा की अविरलता और गंगा के खनन पे काम कर रहे थे, लगातार उपवास पे थे, प्रधानमंत्री जी को तमाम पत्र लिखे थे उन्होंने, उनकी मृत्यु हुई। संत वर्ग ने उसको ध्यान में भी नहीं लिया। बात वर्ग की नहीं है, बात यह है कि देखिए सामने वाले के पास एक ऐसी मशीनरी है जो किसी भी खबर को किसी भी लहर में तब्दील कर देता है। तमाम सारे पवन शर्मा, रजिया बानो बन के 2 रुपए 40 पैसे में ट्वीट करने लग जाते हैं। अब अर्नब गोस्वामी ट्रेंडिंग में है, 7 लाख लोग उसके फेवर में ट्वीट कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये उसकी फॉलोइंग है? नहीं, इसके डिबेट को 44,000 आदमी देख रहा है। ये एनीवेज, आप यू कैन अंडरस्टैंड इट मच बेटर। हमें उस मशीनरी का शिकार नहीं होना है। ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है ताकि हम बात ना कर सकें। हमें ये सोचना चाहिए कि 23,700 आदमी कोविड से संक्रमित हो चुका है, अभी तक टेस्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स इतनी चीप क्वालिटी के डॉक्टर्स को सप्लाई हुए हैं, उन पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है। हमें ये पूछना चाहिए कि अभी तक सरकारों के पास वेंटिलेशन और जीवन रक्षक दवाइयों को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम विषयों पर बात ना कर सकें, इसलिए ऐसे विषयों को उठा दिया जाता है। और वो उठाना हम और आप नहीं उठाते हैं, उसके लिए एक पेड मशीनरी है। तो फेक न्यूज को अवॉइड करें, लोगों को जवाब देने के स्थान पर अनफ्रेंड, बायकॉट या ब्लॉक करें। इस समय 906 लोग जुड़े हैं। सपोज इसमें 900 लोग मेरे विरोध में हैं, तो मैं सिर्फ 6 लोगों से संवाद करना चाहूंगी। 900 लोगों को सफाई देने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे ही आप, वैसे भी इतनी बेरोजगारी है, अगर लाख 50,000 लोगों को पवन शर्मा, रजिया बानो बन के 2 रुपए 40 पैसा मिल रहा है एक ट्वीट का, तो आई थिंक हमें उन्हें माफ करना चाहिए और अपने विवेक, अपने कॉन्शियस पे भरोसा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, फिर आप सबसे बात होगी। आज के लिए ये 3 पॉइंट्स मेरे पास थे। थैंक यू सो मच।